अब इस एल्पाइन रीजन में क्या था कि 4 एरियाज थे, टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड और बोहेमिया। ठीक है, छोटी फैक्ट्रीज होती थी जो लोग गाँव में घरों में अपने लगा करते थे, जैसे अपने जैसे पापड़ बनाने की फैक्ट्री होगी। ठीक है, तो फैक्ट्री क्या होती है, 4 लोग मिल करके अपने घर में पापड़ बना रहे हैं और फिर उसको सुखा उखा करके पैकेट में बंद करके बेच रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं हुआ करता। 3 days वेज ऑफ अ लेबरर एज अ टैक्स पे करें एटलीस्ट। इतना ही देखो, होता क्या है कि जब तक नेपोलियन था तब तक नए नए चेंजेस हमेशा हो रहे थे। ठीक है, स्लेवरी वगैरह अबॉलिश हुआ था, फिर इसके साथ साथ जो है कि तुम्हारा कस्टम बैरियर्स वगैरह के बारे में बात हम लोग किए थे। होता है ना कि भाई तुमको फ्रीडम मिल जाए, जैसे तुमको मोबाइल चलाने को मिल जाए। ठीक है यार, आज जो है घर में रात में मोबाइल चलाएंगे, कोई हमको बोलने वाला नहीं है, पिक्चर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जो करना है वो करेंगे। ठीक है, बतियाएंगे किसी न किसी से। ठीक, बोला कि यार हम लोग को अगर रहना है यहाँ पर धरती पे रहना है तो हम लोगों को किंग और किंगडम के अंडर नहीं रहना है। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2 ये वीडियो लेकर के। देखो भाई, पार्ट 1 जो भी नहीं देखा है अभी तक, एक बार ज़रूर जा करके देखे, चेकआउट करे, और इसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, हम लोग बात कर रहे थे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे कैसे फैला, क्या क्या बातें हुई, कौन कौन से देश थे और कैसे कैसे किंगडम्स नेशन में कन्वर्ट होते चले गए। अब यहाँ पर अब एक और सवाल आता है कि क्या ये किंगडम्स ऐसे थे कि ये नेशन में कन्वर्ट हो पाए। देखो, नेशन के लिए हम लोग बात किए थे कि भाई वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए, कुछ शेयर्ड पास्ट होना चाहिए, शेयर्ड कल्चर होना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ एवरीथिंग इज डिफरेंट, है ना, हर एक चीज़ अलग अलग हो, भाषा अलग हो, कल्चर अलग हो, सब कुछ अलग हो, तब कैसे नेशन बनेगा। अब इसी का एक एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक छोटा सा किंगडम था, छोटा सा नहीं था वैसे, पावरफुल किंगडम था उस टाइम पे, ऑस्ट्रिया हंगरी। और इस ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल कौन कर रहा था, हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। ठीक, अब यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ का जो पॉपुलेशन था वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था। ठीक है, जैसे एक रीजन था जिसको बोलते हैं एल्पाइन रीजन। एल्पाइन रीजन समझ लो ऐसा रीजन जहाँ पर जो हाइट पे होता है, ठीक है ना, पहाड़ों वाला, पहाड़ी वाला रीजन, जैसे अपने यहाँ हिमाचल है और तुम्हारा उत्तराखंड है, ये सब वाला जो रीजन है, हिमालयन रेंज वाला रीजन है, तो वैसे ही वहाँ पर भी एल्पाइन रीजन हुआ करता था। अब इस एल्पाइन रीजन में क्या था कि 4 एरियाज थे, टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड और बोहेमिया। ठीक है, बोहेमिया और रैपर वाला बोहेमिया नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, तो उस रीजन का नाम बोहेमिया था। ठीक, ये सारे के सारे लोग जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे भाई, कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। और इसी के साथ साथ लोम्बार्डी और वेनेशिया एक और एरिया है जहां पर लोग इटालियन बोलते थे। देखो, भाषा ही अलग हो गई, बिल्कुल बिल्कुल ही अलग भाषा। अच्छा, इसके साथ साथ जो मेन हंगरी वाला पोर्शन था, उस हंगरी वाले पोर्शन में जो कॉमन पीपल थे वो माग्यार बोलते थे, और इसी से रिलेटेड और भी डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट बोलते थे। ठीक, डायलेक्ट समझते हो, डायलेक्ट मतलब बोली। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें भाई, यहाँ पर एक और रीजन आया गलीशिया। गलीशिया में जो एरिस्टोक्रेसी था, ध्यान देना भाई, एरिस्टोक्रेसी मतलब ऐसे लोग जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर राजा वगैरह से रिलेटेड, नोबिलिटी से रिलेटेड लोग, इनको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। देखो, 2-3 शब्द हैं जिनमें डिफरेंस समझ पाना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक होता है एरिस्टोक्रेसी, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटोक्रेसी। ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। एरिस्टोक्रेसी मतलब ऐसे लोग जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अमीर लोग जो हुआ करते हैं, रिच, फिर रिलेटेड टू नोबिलिटी, इनको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद एक और सेक्शन आता है, इसके बाद एक और शब्द आता है जिसका जो है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं निरंकुश। निरंकुश मतलब ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो, अनकंट्रोल्ड पावर। ऐसा इंसान जिसके पास अनकंट्रोल्ड पावर है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, या फिर उस इंसान को हम लोग बोलेंगे ऑटोक्रेटिक।
ठीक, तो ये दोनों शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, दोनों में डिफरेंस समझना है। ठीक है, तो देखो था क्या कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट डिफरेंट भाषा बोल रहे हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या कर रहा है, जर्मन बोल रहा है, इटालियन बोल रहा है, लेकिन जो अरिस्टोक्रेसी है जो इन पर रूल कर रहा है वो क्या बोल रहा है, पोलिश बोल रहा है। ये अलग कहानी हो गई। ठीक है, तो भाई अगर तुम पोलिश बोलोगे तो जर्मन स्पीकिंग पीपल पर रूल कैसे करोगे, या फिर इनको यूनिफाई कैसे करोगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा, इसी के साथ साथ इसी टाइम पे एक और जो है कि अपने को ग्रुप दिखाई देता है। यहीं पर अपने को एक और ग्रुप दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे मिडिल क्लास। अब देखो भैया यहां पर भी मिडिल क्लास आ गया, हर जगह मिडिल क्लास आ रहा है। मिडिल क्लास से पहले हम लोग समझते हैं उस टाइम पे यूरोप में कंजर्वेटिव्स या फिर जो एरिस्टोक्रेसी था वो कैसा था। तो एरिस्टोक्रेसी के साथ ये चीज था कि ये लोग नंबर्स में कम हुआ करते थे, फ्यू इन नंबर्स, लेकिन इनके कॉन्टैक्ट्स या फिर इनके रिलेशंस दूसरे एरिस्टोक्रेट्स के साथ बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये लोग क्या करते थे, मैरिजेस या शादियां करते थे। मैरिज से एक फैमिली दूसरे फैमिली से जुड़ी हुई होती थी। अब मैरिज से एक फैमिली से दूसरी फैमिली जुड़ी हुई है, इसका मतलब कोई भी चीज हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अब जैसे कुछ कुछ जो तुम्हारे ये लोग थे एरिस्टोक्रेट्स थे वो फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, ताकि दूसरी फैमिली से कनेक्ट अच्छा बना रहे, है ना। ये सब कंट्रोल करने का देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, भाषा या फिर नॉलेज, ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे तुम पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, जैसे बहुत कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन के ऊपर राजा महाराजा ये सब जो भी रूलर्स वगैरह होते हैं ये सब प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, झूठ बातें फैलाई जाती हैं। ठीक, तो भाई ऐसे ही अब झूठ तब फैला पाओगे जब तुम भाषा जानते रहोगे उस एरिया का। ठीक है, तो इसी वजह से ये लोग क्या करते थे भाई, डिफरेंट डिफरेंट राजा लोग जो है कि या फिर डिफरेंट डिफरेंट एरिस्टोक्रेसी के पार्ट जो भी होते थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ठीक है, और इसी के साथ अब वापस आते हैं इस पे अपने मिडिल क्लास वाले पॉइंट पे। तो हुआ क्या कि जब हम लोग 1800 की बात करते हैं, बेसिकली 1830 के अराउंड की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर जिसको नहीं पता है वो ऐसे समझे कि भाई पहले क्या था, पूरे के पूरे यूरोप में जो भी सामान वगैरह बनता था, प्रोडक्शन होता था, वो सब छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती थी जो लोग गाँवों में घरों में अपने लगा करते थे। जैसे अपने यहाँ जैसे पापड़ बनाने की फैक्ट्री हो गई। ठीक है, तो फैक्ट्री क्या होती है, चार लोग मिल करके अपने घर में पापड़ बना रहे हैं और फिर उसको सुखवा उखवा करके पैकेट में बंद करके बेच रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं हुआ करता था, है ना। वैसे ही 1800 के टाइम पे या 1700 के टाइम पे पूरा यूरोप भी ऐसे ही काम कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे साइंटिफिक इनोवेशंस होते हैं, वॉर वगैरह होता है, किंगडम्स स्ट्रांग होना चालू होते हैं, उसकी वजह से नीड बढ़ता जाता है। नीड बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है भाई, वहाँ पर फिर अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे लोग काम करना चालू कर देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना खुद का इंडस्ट्रियल सेटअप बनाना चालू कर देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग क्या करते हैं भाई, पैसा ऐसा कमाना चालू कर देते हैं। पैसा कमाना चालू कर देते तो फिर गरीब से थोड़ा सा ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास है भाई, तो मिडिल क्लास के बारे में हम लोग पहले भी बात किए हुए थे कि ये हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ नया करने का कोशिश करता है। नया करने का सेंस क्या होता है भाई कि ये लोग ऑलरेडी बहुत ही गरीबी से निकल करके आए हुए होते हैं, तो दोबारा गरीब नहीं होना चाहते। ये चाहते हैं कि हमेशा ये कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहें, कुछ ना कुछ ग्रोथ जैसा काम करते रहें। और इन्हीं सब प्रयासों में ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने भी आगे बढ़ें और अपने साथ जो भी मिडिल क्लास में लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, खैर अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन का, जिसको कहते हैं हम लोग लिबरल्स। देखो भाई, यूरोप में लिबरल्स कौन होते थे? ऐसे लोग होते थे
जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं प्रीडोमिनेंटली। इसके अलावा कुछ कुछ लोग अपर क्लास के भी इसमें हो सकते हैं जो गरीबी से ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है। दूसरा, ये ऐसे लोग हुआ करते हैं जो कि हमेशा बिलीव करते हैं किसमें, दो तीन चीज़ों भाई। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट इनका क्या था। पॉलिटिकल स्टेटमेंट या पॉलिटिकल स्टैंड। पॉलिटिकल स्टैंड में ये बिलीव करते थे कि भाई जो भी गवर्नमेंट होनी चाहिए वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए। ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब क्या? कंसेंट समझते हो? कंसेंट मतलब हिंदी में होता है, इसका मतलब सहमति। सहमति का मतलब क्या होता है भाई? कि हम, हमारे लिए जो भी गवर्नमेंट काम करे वो हमारे सहमति से काम करे। ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा डेमोक्रेसी ही चाहते थे या सबके लिए वोटिंग राइट चाहते थे, सब कुछ चाहते थे। नहीं, ये सब नहीं था। ये बस चाहते थे कि जो भी सरकार बने हमारी सहमति से बने और हमारी सहमति से चले। ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट का कॉन्सेप्ट आया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आया इनका कि ये चाहते थे वोटिंग राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स होने चाहिए लोगों के पास, लेकिन सबके पास हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। वोटिंग राइट फॉर ऑल या फिर यूनिवर्सल सफरेज के फेवर में नहीं थे। यूनिवर्सल, ध्यान देना शब्द। देखो भाई, सारा जो भी आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स सिखा के जाएंगे। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है, बहुत सिंपल मीनिंग है, वोटिंग राइट फॉर ऑल। वोटिंग राइट फॉर ऑल। तो जो भी लिबरल्स थे वो वोटिंग राइट के फॉर ऑल के फेवर में नहीं थे, नॉट इन फेवर। क्यों नहीं थे भाई? इनको लगता था कि जो लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने का मतलब जो लोग पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, केवल और केवल उन्हीं लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि दीज पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग वोटिंग राइट्स टू वुमेन। नो वोटिंग राइट्स टू विमेन। अब देखो भाई, एक बहुत बड़ी समस्या है ये। बहुत बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि जब तुम 50% पॉपुलेशन को कोई राइट ही नहीं दोगे, 50% पॉपुलेशन को तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करने दोगे नेशन बिल्डिंग में। देखो, वोटिंग क्या होता है? वोटिंग ऐसे एक ऐसी चीज है, वोट देना एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को या तो बहुत अच्छा बना सकती है तो बहुत खराब बना सकती है। अगर बेवकूफ़ लोग वोट देंगे केवल जा करके, या बेवकूफ़ी से वोट देंगे जा करके, तो इसका मतलब भैया बेवकूफ़ राजा इलेक्ट होगा या बेवकूफ़ गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है। अगर समझदार लोग थोड़ा समझदारी से वोट करेंगे तो इसका मतलब हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहेगा अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए। अब यहाँ पर समस्या ये था कि तुम 50% पॉपुलेशन को तुमने वोटिंग राइट दिए ही नहीं, वुमेन को वोटिंग राइट दिए ही नहीं। वुमेन से तुम केवल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्या करें, घर पे रहें, चूल्हा चौका करें, अपना काम धंधा करें, बच्चे संभालें, यही सब काम करें। अब समस्या ये है कि यार फिर तो केवल 50% पॉपुलेशन काम करेगा। अब अगर 50% पॉपुलेशन काम कर रहा है तो देश का 100% ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? ठीक है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या ये थी लिबरल्स के साथ कि ये लोग वुमेन को वोटिंग राइट देने के फेवर में नहीं हुआ करते थे। ये इनका पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट था। ठीक है। पॉलिटिकली ये बातें कहते थे कि भैया गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए लेकिन सबको नहीं मिलने चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज नहीं होना चाहिए, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। तो वोटिंग राइट मिलेगा किसको? फ्रांस का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से आते हैं फ्रांस पे। तो फ्रांस वाले एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि ये लोग क्या बनाए हुए थे, एक्टिव सिटीजन्स बनाए हुए थे। एक्टिव सिटीजन्स कौन हुआ करते थे? एक्टिव सिटीजन वो लोग हुआ करते थे जिनका जो मेल हुआ करते थे एज 25 साल से मोर देन और इक्वल टू 25 ईयर्स, और इसके साथ साथ 3 डे
वेज ऑफ लेबरर को एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, 3 days वेज ऑफ अ लेबरर एज अ टैक्स पे करें, एटलीस्ट इतना करेंगे तब तो भैया इनको वोटिंग राइट मिलेगा। और इसके अलावा अगर नहीं किए, इसके अलावा जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, पैसिव सिटीजन में आएंगे। ठीक है, खैर ये हो गया भाई कि ये लोग चाहते क्या थे, ये लोग लिबरल्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था पॉलिटिकली। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे ही आएगा कि भाई लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि भाई तुम इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करोगे। जैसे हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकली बात करेंगे, भाई पॉलिटिक्स में लोग क्या चाहते थे, पॉलिटिक्स में चाहते थे गवर्नमेंट बाई कंसेंट होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी के पूरे फेवर में नहीं थे। दूसरा चीज वोटिंग राइट के फेवर में थे, लेकिन वोटिंग राइट फॉर ऑल के फेवर में नहीं थे। वोटिंग राइट फॉर ऑल के लिए एक नया टर्म आ गया, क्या, यूनिवर्सल सफरेज, और वुमेन को वोटिंग राइट देने के फेवर में नहीं थे। एग्जाम्पल दे दोगे कहाँ का, फ्रांस का। फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में 2 तरीके के सिटीजन्स डिवाइड किए गए थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। ये हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखो लिबरल्स में एक और चीज आएगा, क्या आएगा भाई, लिबरल्स इकोनॉमी में क्या चाहते थे। ठीक है, इकोनॉमी में ये चाहते थे फ्री मार्केट्स। फ्री मार्केट्स का ये मतलब नहीं है कि मार्केट में जो सामान मिलेगा वो फ्री में मिलेगा, समझे। फ्री मार्केट्स का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट में जो सामान आएगा वो फ्री में आएगा। फ्री मार्केट का मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो भी प्राइसेस हैं वो कोई बंदा डिसाइड नहीं करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगा। जैसे कि आज तुम जाते हो किसी मार्केट में सामान खरीदने के लिए, जैसे मान लो हम सब्जी खरीदने गए। अब सब्जी किस दिन आलू जो है कि 20 रुपए किलो बिक रहा है, किसी दिन आलू 10 रुपए किलो बिक रहा है, किसी दिन आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये बोलोगे अरे सर दुकानदार तो ठग रहा है। दुकानदार ठग नहीं रहा है भाई, वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है उसका प्राइस। मार्केट फोर्सेस का मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई अगर उसका लिमिटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके प्राइस को बढ़ा के बेचा जाएगा। आदमी चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक है, तो ये लोग चाहते थे, लिबरल्स चाहते थे कि मार्केट्स क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड ना करे, प्राइसेस मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें। फ्री मार्केट का मतलब प्राइसेस कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन कौन होते हैं भाई, मार्केट फोर्सेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इस पे डिपेंड करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस। कोई बंदा डिसाइड ना करे, कोई इंसान डिसाइड ना करे, कोई गवर्नमेंट डिसाइड ना करे कि हम कितने में सामान बेचेंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि कस्टम बैरियर्स को हटा दिया जाए। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ कस्टम बैरियर्स। कस्टम बैरियर्स हटाने का मतलब क्या हुआ कि भाई एक जगह से सामान दूसरी जगह बेचना है। तो देखो पहले हुआ क्या करता था, इसका एग्जांपल फिर से, फ्रांस वाला एग्जांपल फिर से हम लोग लेकर के आते हैं कि जैसे उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्लोथ में जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, डिस्टेंस कह रहे हैं लेंथ का मेजरमेंट होता है, वहां पर यूज होता था एली। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये था कि कहीं पर भी हम लोग जाते थे, हम लोग नहीं मतलब जो भी मर्चेंट्स हुआ करते थे, हम तो नहीं जाते थे भाई, हम तो अभी तक हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए हैं। ठीक है, तो जो भी कोई भी अगर ट्रेडर है, कोई मर्चेंट है, उसको अगर फ्रांस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सामान बेचना है तो उसको डिफरेंट बैरियर से, कस्टम बैरियर से होकर के जाना पड़ता था। जैसे हम लोग जाते हैं ना कि हाईवे से जा रहे हैं अपना जो है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर, तो वहाँ पर बीच बीच में टोल प्लाजा पड़ता है, तो हमको हर अलग अलग जगह टोल देना पड़ता है। ऐसे ही जो भी तुम्हारे ट्रेडर्स हुआ करते थे वो मूव करते थे जब सामान एक जगह से दूसरी जगह, तो हर जगह उनको क्या करना पड़ता था, हर बैरियर पे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अब प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो लोग भी गाली देंगे कि अरे यार तुम 100 रुपये का सामान 200 में बेच रहे हो, बताओ ये कौन सी बात हुई। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता था कि कस्टम बैरियर्स को ये लोग एबॉलिश करने का बात कर रहे थे।
कि भाई मार्केट्स फ्री होंगे। देखो ध्यान देना, लिबरल्स कौन लोग हैं, ज़्यादातर बिजनेस क्लास लिबरल्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग हमेशा अपने फायदे की बात करेंगे, बिजनेस के फायदे की बात करेंगे, ठीक। तो ये लोग अबोलिशन ऑफ कस्टम बैरियर के फेवर में थे। ऐसे ही ये लोग चाहते थे कि जो भी वेट्स एंड मेजरमेंट वगैरह का सिस्टम है वो सब क्या हो जाए, थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। देखो अब इसी में एक और कस्टम यूनियन आता है, इसमें ज़ोल्वरीन आया था एक, हम लोग बात किए थे। ज़ोल्वरीन क्या था, ज़ोल्वरीन वाज अ कस्टम यूनियन, ये कस्टम यूनियन था विच एबॉलिश्ड, क्या एबॉलिश किया भाई, कस्टम बैरियर्स को एबॉलिश किया। कस्टम बैरियर्स को एबॉलिश करने के साथ साथ फ्रांस में डिफरेंट करेंसीज चल रही थी, मेरे हिसाब से 13 करेंसीज थी, और उन 13 करेंसीज को हटा करके 2 करेंसी कर दिया गया। अब ये सोचो कि भाई हर स्टेट में अलग अलग करेंसी चलने लगे अपने यहाँ, तो क्या समस्या होगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग करेंसी चल रहा है, पता चला तुम यहाँ से जो है कि मान लो बिहार जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तुमको हर स्टेट के लिए अलग अलग करेंसी हमेशा एक्सचेंज कराना पड़ रहा है। तो इससे सिरदर्द बढ़ेगा, जो भी बिजनेसमैन है उनका सिरदर्द और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक, लोकल पॉपुलेशन का सिरदर्द बढ़ेगा, सबका सिरदर्द बढ़ेगा ओवरऑल। तो इसी वजह से ये चीज़ डिफरेंट जो भी हम लोग करेंसीज थी वो रखना पॉसिबल नहीं था, वो रखना सही भी नहीं था, ठीक। तो ज़ोल्वरीन क्या करता है, डिफरेंट जो कस्टम बैरियर्स से उनको हटाता है, और उसके साथ साथ 13 करेंसीज को हटा करके केवल 2 करेंसी रखता है, ठीक है, जिससे कि काम आसान हो जाए लोगों का। अच्छा आ जाओ, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कंजर्वेटिव्स के बारे में। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी आया, ठीक। देखो कंजर्वेटिव्स की बात करेंगे कब, जब 1815 के आगे की बात है, आफ्टर 1815। क्यों आफ्टर 1815? 1815 में तुम लोगों को मालूम होगा एक बैटल हुआ था जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। इस बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन वॉज डिफीटेड, नेपोलियन वॉज डिफीटेड। कौन डिफीट किया था, कंबाइंड फोर्सेस डिफीट किए थे, कौन कौन से कंबाइंड फोर्सेस थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के, इसके साथ साथ और कौन कौन आया था भाई, देखो यहां मिलेंगे तुमको, प्रशिया मिलेगा, ठीक है, प्रशिया मिलेगा, जर्मनी मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट नेशंस थे जो क्या किए थे, तुम्हारा नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हराए थे। तो भाई देखो होता क्या है कि जब तक नेपोलियन था तब तक नए नए चेंजेस हमेशा हो रहे थे, ठीक है। स्लेवरी वगैरह अबॉलिश हुआ था, फिर इसके साथ साथ जो है कि तुम्हारा कस्टम बैरियर्स वगैरह के बारे में बात हम लोग किए थे, और फ्यूडल टाइटल्स जो है कि सब कुछ अबॉलिश कर दिया गया था। ये सब चीज़ें अबॉलिश कर दी गई थी, लेकिन अब ये लोग दोबारा से पावर में आ जाते हैं। कौन, जो कंजर्वेटिव से, जो राजा के चाहने वाले लोग थे, ठीक है। तो जब नेपोलियन हारा, हारने के बाद एक मीटिंग हुआ या एक ट्रीटी हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना। कौन सा ट्रीटी भाई, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या होता है, अब देखो ट्रीटी ऑफ वियना में बंदर बांट चलता है। बंदर बांट समझते हो कि भाई ये लोग मिल करके जितना भी एरिया नेपोलियन कब्जा किया हुआ था, जितना भी एरिया फ्रेंच टेरिटरी जितना बढ़ा हुआ था, वो सबको ये लोग वापस करने का कोशिश करते हैं, वापस लाने का कोशिश करते हैं। तो अब देखो होता क्या है कि ये लोग क्या किए, सबसे पहला काम बर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रांस से हटा दिया गया था उसको दोबारा से स्टैब्लिश करते हैं, रीस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, लेकिन ये लोग 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है तो फ्रांस में दोबारा से मोनार्की लेकर के आ जाते हैं। अच्छा, अब एक ये देखो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को जैसे होता है ना कि भाई तुमको फ्रीडम मिल जाए, जैसे तुमको मोबाइल चलाने को मिल जाए, ठीक है, यार आज जो है घर में रात में मोबाइल चलाएंगे, कोई हमको बोलने वाला नहीं है, पिक्चर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जो करना है वो करेंगे, ठीक है, बतियाएंगे किसी न किसी से, ठीक। तो तुम लोग वही सब सारा का सारा काम करोगे। अच्छा, अब अगर तुम लोगों को फ्रीडम तुमसे वो छीन लिया जाए तो क्या तुम वैसे ही बिहेव करोगे जैसे पहले कर रहे थे? नहीं, तुम चाहोगे कि हमेशा हमको यही फ्रीडम मिलता रहे,
ठीक है। तो अब दोबारा से जब मोनार्की आ गया तो लोगों को ये लगा कि यार ये तो दोबारा से हमारा फ्रीडम सारा का सारा जो अपने को मजा मिल रहा था वो सबका सब हमसे दोबारा छीन लिया गया है। ठीक, अब देखो क्या होता है, अभी बात करेंगे उसके बारे में कि हाँ लोगों का क्या रिएक्शन था। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें की गई इसमें। सबसे पहला काम, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था जिसमें बेल्जियम भी हुआ करता था, उसको नॉर्थ में दोबारा से सेटअप किया गया। ठीक, क्योंकि ये लोग बेल्जियम में घुस करके सबसे पहले स्विट्जरलैंड गए थे, बेल्जियम गए थे, यहाँ पर जाकर के जो भी किंग वगैरह थे उनको डिपोज कर दिए थे, हटा दिए थे। ठीक है, वहाँ पर सारा का सारा पावर ये लोग लोगों के हाथ में दे दिए थे। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, फ्रांस में बourbon डायनेस्टी रेस्टोर किया गया, और नीदरलैंड में भी क्या किया गया, दोबारा से जो भी राजा था उसको जो है कि सेट कर दिया गया। ठीक, इसके साथ साथ जिनोवा एक एरिया था जिसको दोबारा से किसमें ऐड कर दिया गया, पीडमोंट में कर दिया गया। ये एरिया कहाँ पे था, सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में हुआ करता था। ठीक, इसके बाद प्रशिया को भी इंपॉर्टेंट, हाँ इसमें एक और प्रशिया था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको भी इंपॉर्टेंट एरियाज जो है कि वेस्ट साइड में दे दिए गए। ठीक, और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली था वो किसको चला गया, ऑस्ट्रिया को चला गया। देखो यही यही बंदरबाट है। हाँ, इसमें जर्मनी में इसने क्या किया था, नेपोलियन ने क्या किया था, 39 कन्फेडरेशंस बनाई थी, कन्फेडरेट स्टेट्स बनाए थे। ये लोग इंडिपेंडेंट होते थे लेकिन ये लोग एक साथ हमेशा काउंट किए जाते थे। ठीक, तो कन्फेडरेट स्टेट्स जो भी नेपोलियन सेटअप किया था उसको बिल्कुल टच नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि वहां पर चेंजेस इतने अच्छे थे जो इनको गवर्न करने में काम को आसान कर देते थे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। हाँ, रशिया को क्या मिल गया भाई, पोलैंड मिल गया। ठीक, प्रशिया को जो है कि जो तुम्हारा सैक्सनी या फिर जो तुम्हारा इंग्लैंड वाला छोटा सा एरिया था वो मिल जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि पूरे के पूरे यूरोप में दोबारा से कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं पावर में। ध्यान देना, केवल एक जगह की बात नहीं हो रही है, लगभग लगभग पूरे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप है वहां की बात हो रही है। तो वो हर जगह में कंजर्वेटिव्स दोबारा पावर में आ जाते हैं। अब कंजर्वेटिव्स पावर में तो आते हैं लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये लोग पुराने वाले कंजर्वेटिव्स नहीं थे। पुराने वाले कंजर्वेटिव्स का क्या मतलब था भाई, कि ये लोग भी अब चाहते थे कि हाँ जो चेंजेस हुए हैं जो हमारे काम के हैं हम उसको होल्ड करके रखें। ठीक है, ये नहीं चाहते थे कि जो चेंज हुआ नेपोलियन किया सबका सब हटाओ, नहीं, बहुत सारे चेंजेस, जो करेंसी में चेंजेस थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस थे, ट्रेड बैरियर वाले जो चेंजेस थे, वो सारी की सारी चीज़ें ये लोग दोबारा से वैसे ही रखते हैं। वैसे ही क्यों रखते हैं, क्योंकि इनको इसमें गवर्न करने में फ़ायदा समझ में आता है। ठीक है, अब देखो गवर्नेंस अगर आसान हो जाएगा तो व्यवस्था क्यों बदलेंगे, कोई नहीं बदलेगा। हाँ, इसके साथ एक समस्या था कंजर्वेटिव्स के साथ जो बहुत भीषण था कि ये लोग अब बहुत ज़्यादा लोगों को ऑप्रेस करना चालू कर दिए। इनको पता था कि यार एक बार रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, लोगों के जो है कि मन में बैठ गया है कि हाँ अब हमारे पास पावर आ सकता है। इनको लोगों को एक एग्जाम्पल मिल गया कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल ले सकते हैं अपने हाथ में, हम लोग राजा को यहाँ से भगा सकते हैं। तो अब जहाँ पर भी थोड़ा सा भी रिवोल्ट या थोड़ा सा भी इनको दिखता था कि हाँ कुछ इनके खिलाफ बातें हो रही हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा जो है कि पावर के साथ उसको सप्रेस करने का कोशिश करते थे। जैसे स्टार्टिंग में अब क्या था भाई, प्रेस वगैरह का सेटअप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब प्रिंटिंग प्रेस आने लगा, प्रिंट रेवोल्यूशन भी हो गया। तो अब ये लोग क्या करते थे, कोई भी आदमी अगर इनके खिलाफ कुछ भी बोल रहा है तो उसको जा करके तुरंत उसका प्रेस बंद करवा देते थे और किसी भी तरीके का लोगों को फ्रीडम नहीं देते थे जिससे कि लोग इनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएं। ठीक है, तो जो भी नए कंजर्वेटिव्स थे वो हमेशा कोशिश कर रहे थे अब कि लोगों को सप्रेस किया जाए किसी भी तरीके से। अगर ये लोग आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को दबाने का कोशिश किया जाए। ठीक है, देखो इसके बाद क्या होता है भाई, अब अगला दौर आता है रिवॉल्यूशनरीज का। रिवॉल्यूशनरीज देखो कौन थे भाई, जो लोग बिलीव करते थे कि हमको क्या करना है भाई, हमको पावर को अपने हाथ में लेना है और ये लोग जो कंजर्वेटिव्स हैं ये केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब हुआ क्या कि इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है किसका, गिसेप मेज़िनी का। ठीक है, अब गिसेप मेज़िनी कौन था भाई, ये एक इटालियन आदमी था, इटली का आदमी था। ठीक, अब ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ठीक है,
तो अब होता क्या है कि भाई ये 1805 में पैदा हुआ था, 1805 में शायद पैदा हुआ था। अब देखो क्या होता है कि 20-21 साल की उम्र में, इन द एज ऑफ 20-21 ईयर्स, ये जो है रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करता है। कहाँ पे? एक एरिया था जिसका नाम था लिगुआरिया। लिगुआरिया में रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करता है। रिवॉल्यूशन लाने का मतलब क्या था कि भाई राजा को हटाना है, ठीक है। अब इस आदमी को, ये आदमी क्या बिलीव करता था, इसके अंदर ये था कि भाई बोला कि गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ये बोला कि यार हम लोग को अगर रहना है, यहाँ पर धरती पे रहना है, तो हम लोगों को किंग और किंगडम के अंडर नहीं रहना है। नेशन जो है वो क्या है? नेचुरल यूनिट है। नेचुरल यूनिट होने का मतलब क्या होता है कि भाई भगवान ये बना के भेजे हैं कि भाई तुम लोग नेशन बनो, तुम्हारे अंदर एक कॉमन कल्चर, कॉमन पास्ट, कॉमन हिस्ट्री होना चाहिए, तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए अगर तुम देश में रह रहे हो तो गिउसेप मेज़िनी ऐसा ही आदमी था। लेकिन जब कंजर्वेटिव पावर में आते हैं आफ्टर 1815, तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे इनको छिपना पड़ता है, अंडरग्राउंड होना पड़ता है, ठीक है। तो अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। तो भैया ये लोग क्या करना चालू किए, ये लोग अब सीक्रेट सोसाइटीज बनाना चालू किए, ठीक है। ये लोग क्या करना चालू किए? सीक्रेट सोसाइटीज बनाना चालू किए। जैसे गिउसेप मेज़िनी 2 इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, जिसका नाम था, एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप, ठीक है। यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली बनाया था मार्सेलीज में, मार्सेलीज फ्रांस में, जो हम लोग बात किए थे कि यहाँ पर इसी जगह से लोग जा रहे थे मार्च करके, तो गाना एक बना दिया गया अभी जो है कि फ्रांस का नेशनल एंथम है, जिसको बोला जाता है मार्सेलीज। और यंग यूरोप बनता है, एक जगह है जिसका नाम है बर्न, स्विट्जरलैंड, यहां जाकर के बनाते हैं स्विट्जरलैंड, ठीक है। यंग इटली, यंग यूरोप, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जो भी यंगर पॉपुलेशन है उनको इस सोसाइटीज में, सीक्रेट सोसाइटीज में जोड़ने का काम करते थे, जिससे कि इनके रेवोल्यूशन को और ज़्यादा लोग, इनके साथ और ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएं, ठीक है। इनको अल्टीमेटली जो है कि भगा दिया गया था, एग्जाइल में भेज दिया गया था कि तुम जो है कि इटली में इंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरीज उस टाइम पे अपना हाइडिंग में चले गए। अब इसके बाद की क्या कहानी है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखो, अब इसके बाद क्या होगा, रेवोल्यूशंस का एज स्टार्ट होगा, ठीक। रेवोल्यूशंस का एज मतलब कि जब कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप होना चालू हो गया, हर जगह ऑपरेशन चालू हो गया, सेंसरशिप चालू हो गया, लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं दूसरे के सामने, तो अब होगा क्या कि लोग किसी न किसी तरीके से रिवोल्ट करेंगे। वो एक प्रेशर होगा, वो प्रेशर कुकर की तरह वो फटेगा, ठीक है। तो अब 1830 से 1848 एक ऐसा टाइम था जहां पर ये सारे के सारे रेवोल्यूशंस होना एक एक करके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी रेवोल्यूशंस अब होना स्टार्ट होंगे उनकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जो भी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जय